ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये आपका दूसरा चैप्टर है मूल कॉन्सेप्ट के बाद एज पर योर सिलेबस। सो आज के लेक्चर में बहुत ही बेसिक चीजें कवर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि हमें दरअसल इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, विच विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब भाई ये चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है और जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो तो एटम के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो ये हर लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा आपके लिए। तो प्लीज ध्यान से देखें, एंड दिस इज द फाउंडिंग स्टोन ऑफ योर फर्दर केमिस्ट्री स्टडीज। सो लेट्स बिगिन। अब ये चैप्टर में जो पहला शब्द आया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मतलब सब लोग समझते ही हैं ये एटम का मतलब क्या है। सो व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड एटम, मींस ये एटम आया कहां से। सो ये एटम आया एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से। एटोमियो का मतलब हो गया समथिंग विच इज अनडिविजिबल, समथिंग विच इज अनडिविजिबल और अनकटेबल, मींस जिसको डिवाइड ना किया जा सके, काटा ना जा सके, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ना जा सके, दैट इज कॉल्ड एटम। अब ये जो एटम है आज के समय में तो हमें पता है कि एटम को और फर्दर हम लोग उसके अंदर की चीजों के विषय में भी जानते हैं कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। बट व्हेन द फर्स्ट टाइम ये जो एटम शब्द आया है, जब सबसे शुरुआत में जब एटम की डिस्कवरी रही होगी या शुरुआती जो दौर रहा होगा, तब तो लोगों को नहीं पता था कि ये इसको भी हम लोग और आगे भी इसके हिस्से कर सकते हैं। तब ये वर्ड था, तो आज भी यही वर्ड चल रहा है एटम, बट इसका वर्ड मीनिंग माना जाएगा समथिंग विच इज अनडिविजिबल या अनकटेबल। ठीक, लेकिन आज के समय में ये वर्ड मीनिंग के हिसाब से इसका काम नहीं रहा। अब तो ये डिविजिबल हो गया, एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में आप अंदर उस बांट सकते हैं। एनीवेज, तो ये तो हो गया एटम का मतलब। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूजुअली हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के विषय में समझते हैं। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, इतना बड़ा है तो इसमें हमें काफी आर्टिकल्स कवर करने होंगे। तो एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे कि हमें क्या क्या कवर करना है, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाएगा। अगेन हर बार की तरह नोट्स मस्ट बी एज इट इज, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, अगर मैं कोई बात बोलूं और आपको लगे कि भाई ये तो सर ने लिखवाया नहीं, तो चलो उसको भी नोट्स में लिख लेते हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसमें तो किसी चीज को कट नहीं करना है और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से अपने नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो हमें इंडेक्स में सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो मैंने अभी लिखा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। देन कम्स डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गया, ये डिस्कवरी हो गई फंडामेंटल पार्टिकल की। उसके बाद इसको पढ़ा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निपट जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट विथ अरेंजमेंट ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स विद इन एन एटम। सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, और जब ये हम समझ लेंगे कि इनका एक्चुअल इनकी डिस्कवरी क्या हुई, इनका मतलब क्या है, देन वी विल स्टडी कि किसी एक एटम के अंदर इनका अरेंजमेंट क्या है, और इनके अरेंजमेंट, इनको इनसाइड द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। इसको एक वर्ड से हम लोग यूज करेंगे, एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम। जैसे आपके घर का मॉडल बनता है ना, आर्किटेक्चर बनता है। सो यू कैन से दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ दीज fundamental particle inside the atom, so you can also call it as atomic model। तो ये जो बच्चों एटॉमिक मॉडल है या एटम के अंदर का स्ट्रक्चर है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अ फ्यू साइंटिस्ट। तो हम सबके नाम पर
उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। जैसे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया तो थॉमसन मॉडल हो गया। देन रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज थियरी, सो दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल। देन आफ्टर बोर्ड प्रपोज्ड हिज थ्योरी, सो वी विल स्टडी अबाउट बोर्ड्स मॉडल। और जो सबसे लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विच परसिस्ट टिल नाउ, है ना। आज के समय में जो एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और जो ओल्डेस्ट है दैट इज थॉमसन्स मॉडल। तो हम लोग एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले थॉमसन ने कुछ बातें बताई, फिर रदरफोर्ड आए तो उन्होंने थॉमसन की बातों में कुछ संशोधन किया कि भाई आपने जो बताया इसमें ये चीज और होनी चाहिए, ये चीज गड़बड़ है। फिर बोर आए तो उन्होंने फिर क्या किया कि रदरफोर्ड को फिर उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए, और फिर फाइनली हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल आया या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया विच प्रिवेल्स टिल नाउ। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा तीसरा जो टॉपिक हमें कवर करना है विच इज एटॉमिक मॉडल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक वी विल बी कवरिंग दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है और लाइट का वेव नेचर क्या है, फिर हम लोग इसको कवर करेंगे। और फिर प्लांक की क्वांटम थ्योरी के ठीक बाद वी विल स्टडी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर जो छठवां पार्ट है इस चैप्टर का वो डुअल नेचर ऑफ मैटर है, जिसको कि हम लोग डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रोगली ने बताया इसलिए इनके नाम पर इसका नाम पड़ गया डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। देन द सेवेंथ इज हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन द एट्थ इज क्वांटम नंबर, नाइन्थ इज एटॉमिक ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर। अगेन दिस क्वांटम नंबर इज अ न्यू वर्ड टू यू, or you may have studied some of you in 10th also. Anyways, हम लोग उसको एकदम बेसिक से पढ़ाई करेंगे, क्वांटम नंबर क्या होता है, और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल को क्वांटम नंबर से किस तरह से रिलेट करते हैं ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए काफी 9 तो टॉपिक हो गए हैं, तो अब समझ लीजिए कितना विशाल काय है ये पूरा चैप्टर, बट इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल। फिर 10th जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग वो होगा अफबाउस प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम लोग इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे, अभी बस आप नोट करते चले जाएं। अफबाउस प्रिंसिपल के बाद आना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन द 12th इज होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड द 13th एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ठीक है, तो ये इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुल मिला के 13 चीजें हमें एकदम डिटेल में और बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ओके, सो लेट्स स्टडी दीज थिंग्स वन बाय वन इन डिटेल। तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो है पहला टॉपिक निपटाने का, और पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, सो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप देख रहे हो बच्चों, तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम जॉन डाल्टन, और ये सज्जन पहले थे जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को या एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को प्रपोज किया ऑन अ फर्म साइंटिफिक ग्राउंड। उनके हिसाब से, उस समय के हिसाब से इनसे पहले कोई भी ऐसा नहीं था जिसने साइंटिफिक बेसिस पर एटॉमिक थ्योरी को डिफाइन किया हो। सो दिस जेंटलमैन मिस्टर जॉन डाल्टन, इन्हें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी है उसके जनक हैं। देखिए, जॉन डाल्टन ने जो भी बातें बताई एटम के विषय में वो अल्टीमेटली सारी गलत पाई गई बाद में, बट ही वॉज द you can say he was the force behind all further development or all subsequent developments about atomic theory। उन्होंने ही शुरुआत करी कि अच्छा एटम को भी हमें पढ़ना होगा, इसको साइंटिफिकली इसको डिस्क्राइब करना होगा। भले ही उन्होंने अपनी जो बातें बताई वो तो चूंकि शुरुआत प्रिमिटिव उन्होंने बातें बताई थी, फिर ग्रेजुअली और उस पर स्टडीज हुई एंड वी गॉट मोर रिजल्ट्स, बट शुरुआत उन्होंने ही करी। क्योंकि एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत उन्होंने ही करी तो इसलिए हम इनको
ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो क्या लिखा हुआ देखें, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। ठीक, तो आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, अगेन मैं फिर बता दूं कि जॉन डाल्टन ने मेनली 4 बातें बताई, 4 पोस्टुलेट्स थे उनकी एटॉमिक थ्योरी के। ऑल दोज 4 पोस्टुलेट्स वर डिस्कार्डेड लेटर। बट क्या होता है कि कोई भी काम जो व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसका क्रेडिट तो उसको मिलना ही चाहिए। जॉन डाल्टन अगर ये एटॉमिक थ्योरी ना पढ़ना स्टार्ट करते या ना उसके बारे में कुछ बताते तो हो सकता था उसके बारे में फर्दर कोई आगे पढ़ता, कितने समय बाद पढ़ता, हो सकता ना भी पढ़ता। ठीक, भाई जॉन डाल्टन ने कुछ बताया तो लोगों ने उसको देखा, पढ़ा, फिर उन्हें लगा कि नहीं भाई इसमें तो कुछ और भी चीजें होनी चाहिए। सो दे स्टडीड फर्दर एंड प्रपोज सब्सिक्वेंट थ्योरीज एंड रिजल्ट्स। सो द क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। अब ये जो जॉन डाल्टन हुए, इनका जो एटॉमिक थ्योरी का मेन प्रिंसिपल था दैट वाज इंडिविजिबिलिटी ऑफ द एटम, है ना। इनके हिसाब से था कि भाई जो एटम है वो सही में एटोमियो को फॉलो करता है। एटोमियो मैंने बताया, एटोमियो का मतलब जिसको काटा ना जा सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी, the main principle was indivisibility of atom. So indivisibility of atom was the main basis of Dalton's atomic theory. इनका ये मानना था कि, और इन्होंने अपने जो बातें बताई उसके पीछे डेफिनेटली साइंटिफिक रीजंस भी दिए। फिर बाद में फिर क्या हुआ कि थोड़े से गड़बड़ा गए। ओके, सो इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज द मेन बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये बस इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक्चुअली उन्होंने क्या क्या बताया और फिर वो कैसे गड़बड़ हुई सारी बातें, इसको हम लोग अब करते हैं आगे। पहले इतना नोट कर लिया जाए। ओके, अब आता है मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने हमें क्या क्या बताया। So first thing he told that atom is the smallest particle of an element. Atom cannot be further subdivided. ये तो मेन प्रिंसिपल हो गया। उसी के बेसिस पर उन्होंने आगे भी अपनी बातें बताई कि एटम जो है किसी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एंड इट कैन नॉट बी सबडिवाइडेड फर्दर। इसको आगे और हिस्सों में नहीं बांट सकते, यही सबसे छोटा है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई, ये तो पहला पॉइंट नोट करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो उन्होंने बताया कि जो एटम है ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, थोड़ा गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना चाहिए हमें, नॉट एलिमेंट्स, इसको लिखेंगे आप लोग एलिमेंट ओनली। एटम ऑफ एन एलिमेंट लिखो बच्चों, है ना। एटम ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element are similar but different from atoms of other elements. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक एग्जांपल से समझें, माना कि हमारे पास 2 अलग अलग सेपरेट एलिमेंट्स हैं, x और y। तो उन्होंने पहले पॉइंट में बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसी को हम एटम कहते हैं। तो ये जो x है वो भी कई सारे एटम से मिलके बना है और ये y भी कई सारे एटम से मिलके बना है। तो all atoms of x are identical to each other. Similarly, all atoms of y are also identical to each other, है ना। x के जितने भी एटम्स हैं वो सब एक जैसे हैं, y के जितने भी एटम्स हैं वो भी सब एक जैसे हैं, लेकिन x के एटम और y के एटम आपस में एक जैसे नहीं है। यानी x का एटम कुछ अलग तरह का होगा, y का एटम कुछ अलग तरह का होगा। ये इन्होंने बताया। क्या बताया? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स।
ठीक, तो वो मैंने आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देके बताया, इसको भी नोट कर ले। तो इन्होंने ये बात, दूसरी बात बताई। तो डाल्टन ने दो बातें हो गई इनकी। पहली बात क्या हुई? पहली बात हो गई कि भाई एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, इससे इसको और छोटा नहीं कर सकते, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात हो गई कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ हिज थियरी। नाउ कम टू द थर्ड। अच्छा, ये तो वही है कि एटम्स ऑफ एक्स एंड एटम्स ऑफ वाई आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड। ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड्स। इसको अब जरा ध्यान से समझें। चूंकि डाल्टन ने बताया कि भाई एटम ही सबसे छोटा है, उसको और तो आप डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो अगर हम एक किसी कंपाउंड को देख रहे हैं तो उसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो हमेशा सिंपल रेशियो में या नेचुरल नंबर रेशियो में या पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियोज में कंबाइंड होंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल से समझें। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हैं कि से MgO एक कंपाउंड है ना? ध्यान से देखो इस चीज को बच्चों। से कंसीडर अ कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर हम पूछें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रेशियो 1:1 है ना? तो 2 एटम ऑफ Mg के और 2 एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं, तो इस रिएक्शन के हिसाब से 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनते हैं। या हम ये कहें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या है? 1:1। तो किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका रेशियो हमेशा एक सिंपल रेशियो हो गया या नेचुरल नंबर रेशियो होगा, ऐसा डाल्टन ने बताया। तो ऐसा क्यों बताया? अब हम कहें नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन या किसी दूसरे कंपाउंड में ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एटम है से 3.5 एटम्स, दूसरा है 4.9 एटम या समथिंग लाइक दैट। तो डाल्टन के समय में चूंकि एटम को तो फर्दर क्लासिफाई किया नहीं गया था, डाल्टन ने तो ये माना कि एटम ही सबसे छोटा है। तो जैसे एक एग्जांपल में हम समझें, जैसे अगर हम कहें कि 3.5 एटम ऑफ Mg है किसी दूसरे कंपाउंड में, इसमें तो एक ही एक है, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन है, माना कि कोई एक और कंपाउंड है, क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि ये प्योर इंटीग्रल वैल्यू ना हो? जैसे हमने कहा 3.5 एटम नहीं हो सकते हैं, 3.25 एटम नहीं हो सकते हैं, 3.95 एटम्स नहीं हो सकते हैं। तो डाल्टन के समय में ऐसा नहीं था। डाल्टन ने तो अपनी जो हाइपोथेसिस दी, उन्होंने बताया कि एटम तो सबसे छोटा है। तो अगर 3.5 एटम्स लिखा जाए तो इट मीन्स कि ये 3 एटम है प्लस हाफ एटम है, 3 प्लस हाफ। तो हाफ एटम की तो वहां बात ही नहीं थी। उन्होंने तो बताया कि एटम से तो छोटा कुछ है ही नहीं, तो हाफ एटम कैसे हो जाएगा, 0.1 एटम कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए ये जो थर्ड पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा एटम से मिलके बनता है तो वो सारे एटम्स हमेशा एक होल नंबर रेशियो में ही रहेंगे, सॉरी पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियोज में ही रहेंगे या सिंपल रेशियो में रहेंगे। अब देखो इसके एक दो और एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे कोई आपसे पूछ दे कि भाई डाल्टन ने ऐसा क्यों बताया कि ये सिंपल रेशियो में रहेंगे, तो आपको फिर बताना होगा कि चूंकि सर डाल्टन के हिसाब से एटम को फर्दर तो और क्लासिफाई किया नहीं जा सकता, उसको और छोटा किया नहीं जा सकता है। तो अगर मैं 3.5 एटम्स की बात करूं तो हमें 3 एटम प्लस हाफ एटम भी चाहिए होगा, तो हाफ ऑफ द एटम का कोई मतलब ही नहीं था उसके समय में। तो उन्होंने इसलिए हमें बताया कि ये जो कोई भी कंपाउंड बनता है तो हमेशा सिंपल रेशियोज में ही एटम होते हैं। जैसे और एक दो एग्जांपल जरा इसके ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए क्या है कि आफ्टर डाल्टन देयर वर डिस्कवर्ड सो मेनी कंपाउंड्स जिनमें एटम का जो रेशियो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो नहीं है, सिंपल रेशियो नहीं है। लेकिन डाल्टन के समय तक ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल की, ऐसे किसी भी कंपाउंड की डिस्कवरी नहीं हुई होगी। तो उन्होंने अपनी ये बात बता दी। उन्होंने जो देखा सो बता दिया, जो उन्होंने नहीं देखा वो बात के लोगों ने देखा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
एलिमेंट की हम बात करें, एस के मॉलिक्यूल की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो क्या हो रहा है, इसमें कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहां भी रेशियो क्या हो गया कार्बन ऑक्सीजन का 1:2। फिर बात करी जाए से वाटर के मॉलिक्यूल की बात करी जाए, तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो रेशियो है वो कितना है 2:1। तो ये असल में बनता कैसे है कि दिख रहा है कि 4 एटम हाइड्रोजन के हो गए और 2 एटम ऑक्सीजन के हो गए, सो बोथ आर कंबाइंड एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वाटर अगर एक एलिमेंट समझा जाए या वाटर के एक मॉलिक्यूल को चेक किया जाए तो वहां भी क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा एटम्स का वो 2:1 हो गया। तो इसी के साथ ये थर्ड पॉइंट आपको मुझे लग रहा है आप ठीक से समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो होता है, ऐसा डाल्टन ने हमें बताया। लेकिन जैसा कि अभी हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि डाल्टन ने जो कुछ बताया वो सब आगे गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया ठीक है, लेकिन उन्होंने शुरुआत तो करी। चौथा और आखिरी पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो सबसे छोटा यूनिट है एलिमेंट का जिसको कि उन्होंने एटम बताया, तो उसको ना ही कभी भी क्रिएट किया जा सकता आर्टिफिशियली और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 अहम बातें उन्होंने बताई जो हमें पढ़नी है। पहली बात एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली बात उन्होंने बताई कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट है वो अपना एटम है। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम्स हैं, किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम हर ऑल एस्पेक्ट्स में एकदम आइडेंटिकल होते हैं, उनका शेप, साइज, प्रॉपर्टीज है ना, सब कुछ सेम रहता है। लेकिन 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि कोई भी कंपाउंड जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने तो उसमें सभी एटम्स का जो रेशियो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो या सिंपल रेशियो रहता है, क्योंकि उस समय तक यही लोग समझे कि या उन्होंने ये समझा कि एटम को और आगे तो तोड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा और आखिरी पॉइंट उन्होंने बताया वो बताया कि एटम जो है उसको आप ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So all these 4 postulates proposed by Dalton were discarded later, है ना, were discarded later वर्ड और यूज कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में ये सारी चीजें गलत साबित कर दी गई। अब ये सारी बातें कैसे गलत हुई उसको जरा समझा जाए। तो पहले तो अगर एग्जाम में ये आएगा कि व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है डाल्टन के बारे में यू विल राइट डाउन एज इट इज। ठीक, अब अगर ये पूछा जाए कि डाल्टन की थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया बाद में या क्यों डिस्कार्डेड हो गए उनके सारे पॉइंट्स, तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू इनिशिएट नाउ। अब देखिए, पहली बात डाल्टन ने बताया कि एटम तो इनडिविजिबल है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एटम को डिवाइड कर दिया गया। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बाद में जब इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो इसका मतलब कि एटम डिविजिबल हो सकता है ना। एटम के अंदर भी छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन डाल्टन ने बताया कि एटम से छोटा कुछ नहीं है, तो ये बात गड़बड़ा गई। दूसरी बात डाल्टन ने बताई थी कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, फिर देखो मैंने यहां पे गलत लिख दिया था, उसको ठीक कर लेंगे, एटम ऑफ एन एलिमेंट होगा, नॉट एलिमेंट्स। ओके, तो second thing Dalton told that atom of an element must be same in all aspects, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक टर्म आया बाद में आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप का मतलब हो गया एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो 3 तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं बच्चों। उन तीनों हाइड्रोजन में जो एटॉमिक नंबर है वो आइडेंटिकल रहता है। एटॉमिक नंबर तो 1 होता है हाइड्रोजन का, बट जो मास नंबर है जो कि आप ऊपर लिखा देख रहे हैं, दिस मास नंबर इज डिफरेंट।
एक पहले तरह का हाइड्रोजन जिसका मास नंबर 1 है उसे हम प्रोटियम बोलते हैं, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जनरली यूज करते हैं। एक और स्पेशल होता है दूसरे तरह का विच इज कॉल्ड ड्यूटीरियम। तो उस तरह के हाइड्रोजन में, उस हाइड्रोजन में जो मास नंबर होता है दैट इज 2। एक और तीसरा स्पेशल हाइड्रोजन होता है विच इज कॉल्ड ट्राइटियम या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ट्राइटियम हैज अ मास नंबर ऑफ 3। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के 3 चेहरे हैं। हाँ, ये चेहरा ज्यादा मिलता है हमें, ज्यादा पॉपुलर है। तो 1H1 हम लोग तो जनरली यही पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। ये बच्चों, ये जो नीचे और ऊपर लिखा है, तो जो नीचे वाला टर्म है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला जो टर्म है वो मास नंबर। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, अगले पेज में मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। ओके, तो अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम एक जैसे, तो सारे तो एक जैसे नहीं है। देखो अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऑल 3 आर हैविंग डिफरेंट मास नंबर। तो डाल्टन की ये जो बात थी कि भाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, ये बात भी गड़बड़ हो गई ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, सो सेकेंड पॉइंट अब रिजेक्ट हो चुका है। यहां तक आगे का नंबर है। तो वो जो हाइड्रोजन की 3 पार्ट थे, तो उसमें एक छोटी सी बात क्या लिखी है कि H2O तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं वाटर है, बट एक D2O भी होता है बच्चों। तो D2O जो कि हैवियर आइसोटोप है ना, मास नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हैवी होता जाएगा, तो हैवियर आइसोटोप है। तो ये वाला H2O है वाटर और D2O हो गया हैवी वाटर, तो विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। हैवी वाटर नाम क्यों दिया गया, कोई पूछे उसको हैवी वाटर क्यों कहते हैं भाई, तो आप कह देंगे कि इसको इसलिए हैवी वाटर कहा है क्योंकि ये हैवियर आइसोटोप है, भारी आइसोटोप है। इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 1 है, इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं। अच्छा, आइसोटोप ऐसे तो मोल कॉन्सेप्ट में अब काफी डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिर भी यहां पर टर्म आया है तो समझ लेंगे। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये हो गया तुम्हारा आइसोटोप। फिर एक चीज और आई थी कि किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी आप पीछे देख रहे थे हाइड्रोजन में नीचे कुछ लिखा था ऊपर कुछ लिखा था, तो किसी भी एलिमेंट कैपिटल एक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूं करते हैं, एक्स लिखेंगे, उसके पीछे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जेड हो गया एटॉमिक नंबर, और जेड के ठीक ऊपर लिखा जाएगा ए, जिसको कि कहेंगे हम मास नंबर। तो ये हो गया एलिमेंट एक्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो अभी हम थर्ड पॉइंट का रिजेक्शन देख रहे थे डाल्टन का, कि क्यों इनका तीसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्यों रिजेक्ट हुआ। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप, जैसे कार्बन भी 3 इस तरह से पाया जा सकता है। अगेन तीनों में क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर अलग अलग हो जाता है। ऑक्सीजन भी 3 तरह से पाया जा सकता है, ऑक्सीजन में भी मास नंबर की 3 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। सो ये जो सेकेंड पॉइंट था डाल्टन का कि एक एलिमेंट के सभी एटम आइडेंटिकल, वो आइसोटोप की खोज होते ही वो पॉइंट भी उनका गड़बड़ हो गया। अब उन्होंने तीसरी बात क्या बताई थी, उन्होंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड्स के अलग अलग एटम सिंपल रेशियो में रहते हैं। तो ये बात भी देखो गड़बड़ हो गई। कैसे, जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब यह हो जाता है कि जो एटम्स हैं वो इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियो में ना हो, सो दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो इस तरह के कंपाउंड्स को, जैसे 2 एग्जांपल यहां देख रहे हो, तो इसमें आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है, लेकिन आयरन के एटम और ऑक्सीजन के एटम्स का अगर आप रेशियो देखें तो ये रेशियो फ्रैक्शनल रेशियो है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल या सिंपल रेशियो नहीं है। तो ऐसे भी कंपाउंड्स नेचर में पाए गए, और ऐसे कंपाउंड्स जब नेचर में पाए गए तो डाल्टन की ये जो हाइपोथेसिस थी कि एटम्स जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल रेशियोज में कंबाइन होते हैं, तो गड़बड़ हो गया। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयरन का
कि एक एटम का 0.4 इतना हिस्सा भी हो सकता है जो ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्ट करे या कंबाइन करे। जबकि डाल्टन ने बताया कि एटम को और फर्दर क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, तो 0.43 ऑफ एन एटम वॉज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू मिस्टर डाल्टन। तो ये जो है, ये भी बात, ये चूंकि अब ये तो फैक्ट है, ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं मतलब डाल्टन की ये जो तीसरी बात थी वो भी गलत हो गई, है ना। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनको तो यही लगा कि एटम को और कोई ताकत है ही नहीं जो उसको और तोड़ दे, लेकिन बाद में तो भाई फिर बहुत सारी नई चीजें आ गई। ओके, अब बात आती है, तो डाल्टन ने जो बताया वो गड़बड़ हो गया। डाल्टन ने आखिरी ये जो चौथी बात ये बताई कि एटम जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आई पिक्चर में, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, है ना। पुराने एटम को नए एटम में बदल सकते हैं। तो जब पुराने एटम से नया एटम जाएगा तो क्या होगा कि पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो गया, नया एटम क्रिएट हो गया, है ना। जैसे हमने कहा एक एटम है, से मैंने कहा ए, तो ए में कुछ मान लीजिए ए पर किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करा दी, ठीक है, तो उसे बी मिल गया और कुछ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया, ठीक है। सो दिस इज योर ओल्ड एटम एंड दिस इज योर न्यू एटम। तो अगर इस तरह की एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें आप आर्टिफिशियली किसी एटम पर कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाते हैं, तो एक नया एटम मिलता है और कुछ नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिलता है। तो इस तरह की रेडियो एक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इस तरह की जो रेडियो एक्टिविटी है, दिस इज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, है ना। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या है, अगेन वी विल स्टडी इन फर्दर टॉपिक। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ठीक, तो कोई अब रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे नेचर में पार्टिकल होते हैं जो डिसइंटीग्रेट होते हैं बच्चों, है ना। तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होगी, डिसइंटीग्रेट होके वो जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अलग एक सेपरेट टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। दिस इज अगेन अ चैप्टर इन योर सिलेबस, रेडियो एक्टिविटी। अभी बस आप इतना समझ लें कि रेडियो एक्टिविटी कुछ ऐसी बात है जिससे कि हम पुराने एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नया एटम बना सकते हैं। तो ए से अगर बी बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज डिस्ट्रॉयड, है ना, ए खत्म हो गया, और बी बन गया, बी इज क्रिएटेड। जबकि डाल्टन ने तो क्या बताया, ना एटम को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है ना क्रिएट कर सकता है। तो डाल्टन की ये बात भी गलत हो गई। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि इन्होंने जितनी भी बातें बताई, तो हमने 4 बातों की पढ़ाई करी, हमारे सिलेबस में यही 4 है। तो हमने इन 4 बातों को पढ़ा, और दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इनकी जो 4 बताई हुई बातें थी वो सारी की सारी बाद में गलत पाई गई। बट अगेन डाल्टन जो थे, क्या उनकी सारी फाइंडिंग्स एकदम बकवास थी, एकदम यूजलेस थी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। Dalton was the first one who studied atom on a scientific basis. He showed the path for all further investigation into the atom. All credit goes to him. वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्म साइंटिफिक ग्राउंड पर एटम की पढ़ाई करी, एटम को स्टडी किया, और आगे के जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए एटम के संदर्भ में, he was the only guiding light for all those further investigations और further discoveries और further theories. So सारी क्रेडिट उनको जाती है, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो डाल्टन was not a useless person, he was a great person
और उन्होंने ही हमें ये बताया। आज हम जो भी एटम के बारे में जानते हैं, देखा जाए तो उसका इनडायरेक्टली सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहिए। सो ही इज योर मिस्टर डाल्टन। देखिए कितने स्मार्ट हैं ये। तो मैंने पीछे फर्स्ट या सेकेंड पेज में आपको बताया था कि उनको फादर भी कहा जाता है और फाउंडर भी कहा जा सकता है ना। So he is called founder of modern atomic theory, or you can say he is father of modern atomic theory. Okay. So with this our Dalton's atomic theory is finished. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। मेहनत से पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके।